वहाँ सड़क की एक तरफ रेस्टोरेंट से तो दूसरी तरफ गिटार में बेंच और मेज़ें ऐसी लगी थीं जैसे किसी चर्च में लगी होती हैं। दरमियान में खुली सुरमाई सड़क थी जो गुज़िश्ता रात की बारिश से अभी तक नम थी। जिहान एक बेंच पे बैठ गया और कोनिया मेज़ पे रखकर दोनों मुट्ठियां बाहां मिलाकर होंठों पे रखे उसे देखने लगा जो सड़क के बाहर एक रेस्टोरेंट के सामने खड़ी थी। चंद सानी के बाद वो पलटी तो उसके हाथ में ट्रे थी जिसमें कॉफ़ी के कप और सैंडविचेस रखे थे। उसे सड़क पार की और ट्रे मेज़ पे जिहान के सामने रखी। शुक्रिया। उससे मुस्कुराकर कहते हुए एक कप उठा लिया। और अब तुम वापस इस्तांबुल आ जाओ, बहुत रह लिया इधर। क्यों? कॉफ़ी का कप लबों तक ले जाते हुए वो बेसाख्ता रुकी थी। मम्मी तुम्हें याद कर रही थी। सिर्फ मम्मी? उससे आसूरगी से सोचा, फिर सर झटक कर फीका सा मुस्कुराई। तो फिर जिहान सिकंदर 1 घंटे की मुसाफिर तय करके मुझसे मिलने आने का एहसान कितने दिन तक जिताएंगे? करीबन। जिहान मुस्कुराकर कुछ कहते कहते रुका। उसकी आंखों में उलझन उभरी। तुम्हारी आंख पे क्या हुआ है? उसकी निगाहें हया के चेहरे पर से फिसलती गर्दन पे जा टिकी। और होंठ और गर्दन पे तुम्हें चोट लगी है? हाँ, बहुत गहरी चोट लगी थी। कैसे? वो जरा तफक्कुर से कहता, आगे को और कप मेज पे रखा। मैं गिर गई थी, बहुत बुरी तरह से गिर गई थी। वो उसकी आंखों में देखते हुए भी कहीं दूर चली गई थी। ओह, अब ठीक हो? हया ने जवाबन अस्वाद में सर हिला दिया। और ये तुमने अपनी उम्र से इतनी छोटी लड़की से दोस्ती करना कब से शुरू कर दी? जब से अपनी उम्र वाली साथ छोड़ गई। एक भूजल सी खामोशी दोनों के दरमियान हायल हो गई। एक ना खत्म होने वाले कर्ब ने सड़क किनारे लगे बेंचेस से गिटार को घेरे में ले लिया। करीब में एक बच्चा 3 गेंदें जो मोटे मोटे सर्द लीमों से मुशावत थी यूं उछालते हुए चला रहा था कि कोई गेंद गिरने न पाती थी। खैर, ये दोनों बहनें उम्र में इतनी छोटी नहीं हैं, बस चेहरे से लगती हैं। आयशे 20 साल की है और छोटी बहार है 9 साल की। उन्होंने मेरी मदद की थी, यूं हमारी दोस्ती हो गई। कैसी मदद? मेरे बालों पे कुछ गिर गया था हादसाती तौर पे, और आयशे ने उतार दिया। मगर तुम फिक्र ना करो, अब सब कुछ पहले जैसा हो गया है। मगर कुछ तो बदला है हया। वो कॉफी की खून लेता जरा उलझन से उसको देख रहा था। हाँ, कुछ तो बदला है। वो स्वाद में सर हिलाकर गेंदों का करतब दिखाते लड़के को देखने लगी। एक डॉली था जो किसी निगरान फरिश्ते की तरह उसका पहरा दिया करता था। एक मेजर अहमद था जो उसकी खामोशी सुनने के लिए 3 घंटे तक फोन कान से लगाए रखता था। एक अब्दुल रहमान था जो दूसरे मुल्क में होने के बावजूद उसकी मदद के लिए आता था। और एक जिहान सिकंदर था जो उसकी एक वसाहत में मुतमईन हो जाता था, जो उसके चेहरे के जख्म तो दिख सकता था मगर उसके पीछे उसकी जली हुई रूह उसे नजर नहीं आती थी। जो नजर आता है वो तो सब देख लेते हैं, जो नहीं नजर आता वो कोई कोई ही देख सकता है। और जिहान ऐसे लोगों में शामिल नहीं था। दफातन मैसेज जून बजी तो जिहान ने मोबाइल जेब से निकाला और देखा। मम्मी को बताकर नहीं आया था। अब उनकी तफ्तीश शुरू हो गई है। वो पैगाम का जवाब टाइप करते हुए मुस्कुरा कर कहने लगा, तुम जितनी उनकी मानती हो मैं जानती हूँ। वो मुझसे कुछ मनवाती नहीं है, वरना शायद मैं उनकी वाकई मानता। उससे पैगाम भेजकर सेलफोन वहीं मेज पर डाल दिया। अया ने एक नज़र उसके फ़ोन को देखा। तो वो समवन स्पेशल कौन था जिससे तुम्हें ये फ़ोन गिफ्ट किया था? जिहान ने मोबाइल उठाकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये तुम रख लो, मैं और ले लूंगा। इतने सवाल पूछती हो ना तुम मेरे फोन के बारे में। अया ने फ़ोन उसके हाथ से लेकर वापस मेज पे रख दिया। बात को टालो मत, मेरे सवाल का जवाब दो। नहीं, तुम फिक्र ना करो, किसी लड़की ने नहीं दिया था। ये मेरा ऑफिशियल फ़ोन था, मेरी जॉब का फ़ोन। मेरे बॉस ने दिया था। तुम्हारा बॉस? उसकी आंखों में उलझन उभरी। मगर तुम तो अपना काम करते हो ना? हमेशा से तो अपना नहीं करता था। ये रेस्टोरेंट तो 1.5-2 साल पहले खोला था। इससे पहले तो बहुत सी जॉब्स की हैं। वो सर्द गेंदे उछालते बच्चे को देखकर धीमा सा मुस्कुरा कर कह रहा था। इस वक्त उसकी आंखों में कोई नर्म सा तासुर था जो हया ने सिर्फ एक दफा पहले देखा था। जैसे वो कुछ याद कर रहा था, कोई गुमगश्ता किस्सा। एक बात कहूँ जिहान, मुझे लगता है तुम्हें अपनी जॉब और अपना बॉस बहुत पसंद था। वो बागौर उसके चेहरे के तासुरात को देखते हुए बोली। तो जिहान ने पूरी तरह से चौंक कर उसे देखा। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? क्योंकि अभी अपने बॉस और जॉब का जिक्र करते हुए तुम्हारी आंखों में जो चमक और मोहब्बत आई है ना, ये मैंने पहले तब देखी थी जब तुम हमारे घर में मुझे उस स्पेशल गिफ्ट के बारे में बता रहे थे। और अब भी
ये सब कहते हुए तुम्हारे चेहरा एकदम से इतना ग्लो करने लग गया है कि मुझे लगा इस घर से वाबस्ता कोई हादसा तुम्हारे सहन में चल रही है। तो तुम चेहरे पढ़ने लग गई हो? मुझे से संभल कर मुस्कुराया हूँ। बताओ ना, तुम्हें अपनी पिछली जॉब बहुत पसंद थी? हाँ, बहुत ज़्यादा। बड़े ऐश थे तब। अपनी राजधानी, अपनी जगह की बात ही कुछ और होती है। वो अपने चेहरे के तासुरात को हमवार रखे दोबारा कहीं पीछे न जाने की कोशिश कर रहा था। तो वो जॉब क्यों छोड़ दी? बाज़ दफ़ा इंसान को बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। अपनी सल्तनत से खुद को खुद जलावतन करना पड़ता है। इन शहजादों के जज़ीरों को तुर्क में एतलर कहते हैं, क्योंकि यहाँ इन शहजादों को जलावतन करके भेजा जाता था, जो सलातीन को अपने तख्त के लिए खतरा लगते थे। वो बात को कहीं और ले गया। हाँ, और मैं सोचती हूँ जिहान, वो जला वतन शहजादे अपने पुराने शाहाना दौर को कितना याद करते होंगे। और जो खुद को खुद ही जलावतन करते हैं, उनकी याद में तकलीफ भी दराती होगी। फिर उसने धीरे से सर झटका। आओ, समंदर पे चलते हैं। कुछ देर बाद वो दोनों साहिल समंदर में पत्थरों की किनार पे चल रहे थे। हवा से हया के बाल उड़ उड़कर जिहान के कंधे से टकरा रहे थे, मगर वो उन्हें नहीं समेट रही थी। वो भी खामोशी से जीन्स की जेबों में हाथ डाले सर झुकाए कदम उठा रहा था। तुम्हारा रेस्टोरेंट कैसा जा रहा है? रेनोवेशन करा रहा हूँ और मेरी लैंडलेडी भी को लॉयर कर रही है मेरे खिलाफ। मेरी ये समझ में नहीं आता कि उसके पास एकदम से खुद का इतना पैसा कहाँ से आ गया कि वो इतना महंगा लॉयर कर सके। हया का दिल आज़ुर्दी के समंदर में डूब कर उभरा। वो जानती थी कि अचानक से उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया था। वो सब उसकी गलती थी। तो तुम अब क्या करोगे? आजकल बस छुपा हुआ हूँ, इसीलिए रेस्टोरेंट से भाग कर इधर आ गया हूँ। ज़रा लो प्रोफाइल रखी हुई है। वो धीरे से हंसकर बोला, तुम उससे इतना डरते हो? डरता तो मैं फुरकान मामू और साइमा मामी के सिवा किसी से नहीं हूँ। समंदर की एक तेज लहर आई और उनके कदमों को भिगोकर वापस पलट गई। ओह, फुरकान मामू की बेटी की मंगनी हो रही है। उससे अचानक याद आया। हया हैरत से रुककर उसे देखने लगी। इरम की? कब? किससे? कल रात मामी का फ़ोन आया था मम्मी को। उन्होंने ही बताया था। फंक्शन तो मालूम नहीं कब है, अलबत्ता रिश्ता तय हो गया है। मगर किससे? फुरकान मामू के किसी दोस्त की फैमिली है। ज़्यादा तफसील मुझे नहीं मालूम। वो शाने उचकाकर बोला। वो दोनों फिर से चलने लगे थे। इरम नहीं मानी होगी, ताया ने ज़बरदस्ती की होगी। वो यही सोच रही थी। तुम्हें पता है जिहान, अम्मा अब्बा और ताया ताई की बड़ी ख्वाहिश थी कि इरम का रिश्ता रोहेल से हो। अब पता नहीं ताया ताई ने कहीं और क्यों रिश्ता कर दिया। मगर रोहेल तो। वो कुछ कहते कहते एकदम रुका। जिंदगी में पहली दफ़ा उसे लगा कि जिहान के लबों से कोई बात गैर तौर पर फिसली थी। मगर रोहेल क्या? वो चौंक कर उसे देखने लगी। रोहेल की तो अभी काफ़ी स्टडीज़ रहती हैं। वो बात बदल गया था। वो शर्तिया कह सकती थी, रोहेल की पढ़ाई खत्म हो चुकी है। जब मैं पाकिस्तान वापस जाऊंगी वो तब आने ही वाला होगा। जवाबन जिहान ने एक गहरी परखती नजर उस पर डाली। तुम्हारा रोहेल से राब्ता है जिहान? पप्पू ने एक दफ़ा बताया था कि तुम लोग इन टच हो। उससे अपनी पुरानी उलझन को अल्फाज बना दिए। हाँ, कभी कभी बात हो जाती है। मैं उससे मिला था अमेरिका में। अच्छा, कब? उससे तो नहीं बताया। खुशगवार हैरत से उसे देखने लगी। पुरानी बात है, 3 साल तो हो ही गए होंगे। वो शाने उचकाकर बोला। उससे बहुत हैरत हुई थी। एक तो पता नहीं उससे घर वालों को हर बात अपने तक महदूद रखने का शौक क्यों था। अभी पाकिस्तान में उससे अम्मा से सिकंदर अंकल के केस का पूछा तो उससे मालूम हुआ कि अम्मा अब्बा को सब पता था। और अब रोहेल जिहान से मिल भी चुका था, मगर उससे कभी नहीं बताया। आज तो वो रोहेल से ज़रूर पूछेगी। उससे तैयार कर लिया था। लहरें उसी तरह उमड़ उमड़ कर उनके पैरों को छू रही थी। जिहान, तुमने कभी सीप चुने हैं? यहाँ सीप होते हैं? वो जरा हैरान हुआ। हाँ, तुम्हें नहीं पता? आओ सीप चुनते हैं, उनसे मोती निकालेंगे। वाकई? अब देखते हैं तुम्हारा मोती निकलता है या नहीं। वो चैलेंजिंग अंदाज से मुस्कुराती आगे बढ़ गई। उन दोनों को एक एक सीप ही मिली। हया ने दूर बैठे टूरिस्ट की एक टोली से एक बड़ा छोरा लिया जो वो फ्रूट काटने के लिए लाए थे, और जिहान के पास वापस पत्थरों पे आ बैठी। पहले उससे अपनी सीप खोली। वो खाली थी। मॉल 6 पे खून के कतरे लगे हुए थे। उससे मायूसी से छुरा जिहान की तरफ बढ़ा दिया। जिहान ने प्लेट सीप के होल के तर्ज पे रखकर एहतियात से उसे काटा और किताब की मानिंद उसे खोल लिया। हया ने गर्दन आगे करके देखा। मोलसिक के खून आलूद लोथड़े के एन ऊपर किताब में मटर के दानों जितने 3 सफ़ेद मोती जगमगा रहे थे।
वो मुतखैर सी उन चमकते मोतियों को देख रही थी। जिहान ने छुरी की नोक से मोती उखाड़े, उनको पानी से धोया और जेब से एक टिश्यू निकालकर उनमें लपेटा। ये तुम्हारे लिए? उससे टिश्यू हया की तरफ बढ़ाया, उसे धीरे से नफ़ी में सर हिलाया। तुम इतने कीमती मोती किसी दूसरे को कैसे दे सकते हो? वो अभी तक उसी लम्हे की सीरियस थी। ये लड़कियों के शौक होते हैं, मैं इनका क्या करूँगा? वो लापरवाही से बोला था। तुम्हें नहीं मालूम कि अगर ये बाहर ही खुल के निकलते तो उसके लिए कितनी कीमती होते। उसकी जिंदगी का वाहिद मस्सा मोती है जो उसकी सिर से कभी नहीं निकले। उससे बेदखली से टिश्यू थाम लिया। उससे अपने निकाले मोतियों से ज़्यादा खुशी कोई शय नहीं दे सकती थी। शाम में वो आयशे के लैपटॉप के सामने बैठी रोहेल से स्काइप पे बात कर रही थी। जिहान दोपहर में ही वापस चला गया था और वो उसके बाद सीधी घर आ गई थी। जब तक रोहेल ऑनलाइन नहीं हुआ वो सोचती रही थी कि 3 साल पुरानी बात रोहेल ने कभी क्यों नहीं बताई। 3 साल पहले क्या कभी उससे इशारे किनों में भी बताया कि उसे सबीन फूफो का बेटा मिला था। उसकी हर सोच का जवाब नफ़ी में था। 3 साल पहले उनकी जिंदगियों में क्या हो रहा था। वो शरिया एंड लॉ के दूसरे साल में थी। उनके एक दूर के चचा की शादी हुई थी और रोहेल ने एक दिन हंगामी तौर पर कॉल करके अब्बा से पैसे मांगे थे। वो एकदम से चौंकी। 3 साढ़े 3 साल कब एक दिन रोहेल का अचानक ही फ़ोन आया था। उससे अब्बा से 2 या 3 लाख रुपए मंगवाए थे अब्बा, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मुझे वाक़ई ज़रूरत है। और हर क्यों के जवाब में वो यही कहता कि पाकिस्तान आकर बताऊंगा। हया को उसकी परेशानी देखकर पक्का यकीन था कि उससे किसी दोस्त की कोई कीमती शय गुम कर दी है और उससे की कीमत भरने के लिए मांग रहा है। फिर पता नहीं रोहेल ने अब्बा को वजह बताई या नहीं, मगर अब सारे मामले को दोबारा याद करते हुए वो सोचने लगी कि क्या इन दो वाक़यात का कोई बाहमी ताल्लुक था। सीधा सीधा पूछा तो रोहेल शायद छुपा जाए, सो उसे अंधेरे में निशाना बांधना पड़ेगा। रोहेल ऑनलाइन आ गया था और अब उसका चेहरा स्क्रीन पे नजर आ रहा था। रस्मी बातों के बाद उससे बगैर किसी तमीद के पूछा, तुमने जिहान का कौन सा नुकसान भरने के लिए अब्बा से पैसे मंगवाए थे? लम्हे भर को तो रोहेल की समझ में नहीं आया कि वो क्या कह रही है। फिर वो जरा हैरत से बोला, ये तुमसे किसने कहा है? तुम पहले मेरे सवाल का जवाब दो। तुमसे जिहान का कोई नुकसान हुआ था ना? जब वो तुम्हारे पास अमेरिका आया हुआ था तो तुमने अब्बा से पैसे मंगवाए थे। अंदर ही अंदर वो खुद भी गड़बड़ा रही थी। क्या पता ऐसी कोई बात ही ना हो। तुमसे ये जिहान ने कहा है? वो अचंभे से पूछ रहा था। जिससे भी कहा हो, तुम मेरे सवाल का जवाब दो। रोहेल, वो चंद लम्हे खामोश रहा जैसे शशोपंच में हूँ। तुम जिहान से क्यों नहीं पूछ लेती? वो सब कुछ बता चुका है, मगर तुमसे इसलिए पूछ रही हूँ ताकि ये जान सकूं कि मेरा भाई मुझसे कितना झूठ बोल सकता है। तल्ख लहजे में कहकर उससे रोहेल के चेहरे को देखा। वह वाजा तिलमिलाहट डर आई थी। जज्बाती ब्लैकमेलिंग काम कर गई थी। बात झूठ बोलने की नहीं है और मुझे पता है उसे तुम्हें कुछ नहीं बताया। वो बताएगा भी नहीं क्योंकि उससे मुझे भी मना कर रखा था। फिर भी मैं तुम्हें बताए देता हूँ। फिर वो जरा तवक्कुफ से बोला, वो एक रात के लिए बहुत अचानक मेरे पास आया था। उसके बाएं कंधे पे गोली लगी थी और उसे बर वक्त तिब्बी अमदाद चाहिए थी, मगर वो अस्पताल नहीं जाना चाहता था। सो उसके कहने पर मैंने अपनी एक डॉक्टर फ्रेंड को बुलाया जो तब अपनी रेजिडेंसी कर रही थी। उससे मेरे अपार्टमेंट पे जिहान को ट्रीट किया और बैंडेज वगैरह किया। फिर जिहान ने मुझे बस इतना बताया कि उसके पीछे कोई है और वो किसी से भागता फिर रहा है। उसके पास तुर्की के टिकट के लिए पैसे भी नहीं थे। सो उसके पैसे मांगने पर मैंने अब्बा से कहकर रातों रात पैसे अरेंज किए थे। वो सुबह होते ही वापस तुर्की चला गया। फिर हफ्ते बाद ही उससे पैसे वापस भिजवा दिए। बस यही बात थी। वो हक तक सुनी जा रही थी। अब्बा को पता है इस बात का? नहीं, और तुम मत बताना। वो पहले ही जिहान से मुतनफ़्फ़र रहते हैं। ये बात बताई तो? वो तो बस जिहान की लापरवाही की वजह से उससे खींचे खींचे से थे, मगर अब ऐसा नहीं है। नहीं, वो किसी और बात पे उससे बरकश्ता थे। अब मत पूछना कि वो क्या बात थी। मैं अभी जल्दी में हूँ, बाद में बताऊंगा। मगर इतना यकीन रखो कि वो जिस जख्मी हालत में मेरे पास आया था, मुझे वो उसी दिन से अच्छा लगने लगा था। और मैं ये वसूख से कह सकता हूँ कि वो सच बोल रहा था जब उसने उस रात मुझसे कहा था कि रोहेल, आई एम नॉट द बैड गाय, बल्कि जो मेरे पीछे हैं वो बुरे हैं। और वो दूसरी बात, उससे इसरार करना चाहा मगर रोहेल उसे कोई मौका दिए बगैर मेज से अपनी चीज़ें समेटने लगा। उससे बाहर जाना था और वो जल्दी में था। अया ने बेदिली से लॉग आउट किया। उसका दिल एकदम से बोझल हो गया था। उसके घर वाले उसको छोटा समझकर उससे इतनी बातें छुपाते क्यों थे आखिर? आयशा ने लेटते हुए बहारे भी कंबल बराबर किया। फिर एक नज़र उसे देखा
जो बहारे की उस तरफ लेटी छत को धके जा रही थी। वो तीनों यूं सोती कि बहारे दरमियान में होती। आयशे। उससे आयशे की निगाहों का इर्तिकास महसूस किया था या शायद वो उसे पुकारने का इरादा पहले से रखती थी। कहो। आयशे पहलू के बल लेटी नरमी से बहारे के घुंघराले बालों को सहला रही थी। मेरी सीप से मोती क्यों नहीं निकलते? मैं इतना झूठ तो नहीं बोलती। वो छत को तकती कहने लगी। तुम बहारे के फलसफे को जहन से निकाल दो। ये तो रिस्क होता है, कभी निकल आता है तो कभी नहीं। चंद लम्हे कमरे की तारीकी में डूब गए, जिसमें सब नाइट लाइट की मध्यम रोशनी फैली थी। बहारे की बंद आंखों से सांस लेने की आवाज़ होले होले उभरती रही। आयशे। उसे उसी तरह छत को तकते हुए फिर से पुकारा। क्या मुझे दुनिया ने धोखे में डाल रखा है? तुम्हें क्या लगता है? पता नहीं, मुझे लगता है जैसे मैं बहुत दूर निकल आती हूँ, इतनी दूर कि मैं उन बातों से खुद को रिलेट भी नहीं कर पाती जो तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा है। हया, दूर हमेशा हम जाते हैं, अल्लाह दूर नहीं जाता। वो निगाहों का साविया मोड़कर आयशे को सवालिया अंदाज में देखने लगी। अगर तुम्हें लगता है कि दूरियां बहुत बढ़ गई हैं तो उन्हें ख़त्म करने की कोशिश में पहल भी तुम्हें करनी होगी। कैसे? वो बेख्तियार बोल उठी। तुम क्या करना चाहती हो? मेरा बाजू मुझसे रोज ये सवाल करता है कि मैं कौन हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे पास इस सवाल का कोई अच्छा जवाब हो। मैं जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहती हूँ, इसलिए ताकि तुम्हारी सीप से मोती निकल आए। नहीं, वो जरा हफसदा हुई, बल्कि इसलिए ताकि मुझे इस आग में कभी न जलना पड़े जिससे मुझे अब बहुत डर लगता है। फिर इस फांसे को समेटने की कोशिश करो। कैसे? हया, ये जो हमारा अल्लाह से फासला आ जाता है ना, ये सीधी सड़क की तरह नहीं होता, ये पहाड़ की तरह होता है। इसको भाग कर तय करने की कोशिश करोगी तो जल्दी थक जाओगी, जिस लगाओगी तो दरमियान में गिर जाओगी, उड़ने की कोशिश करोगी तो हवा साथ नहीं देगी। आयशे सांस लेने को लहजा भर के लिए रुकी। ये फासला बेबी स्टेप से अबूर किया जाता है, छोटे छोटे कदम उठाकर चोटी पे पहुंचा जाता है। कभी भी दरमियान में पलट कर नीचे उतरना चाहोगी तो पुरानी जिंदगी की कशिश सकील खींच लेगी और कदम उतरते चले जाएंगे, और और ऊपर चढ़ना उतना ही दुश्वार होगा, मगर हर ऊपर चढ़ते कदम पे बुलंदी मिलेगी। सो भागना मत, जिस लगाने की कोशिश भी ना करना, बस छोटे छोटे अच्छे के काम करना और छोटे छोटे गुनाह छोड़ देना। आयशे गुल का चेहरा मध्यम सब्ज रोशनी में धमक रहा था। वो इतना नर्म बोलती कि लगता जैसे गुलाब की पंखड़ियां ऊपर से गिर रही हूँ, जैसे शहद की नदी बह रही हूँ, जैसे शाम की बारिश के मुलायम कतरे टपक रहे हूँ। तो मैं क्या करूँ? तुम अपनी कोई बहुत महबूब शय अल्लाह के लिए कुर्बान कर दो। उसकी बात पे हया ने लम्हे भर के लिए सोचा। उसके पास ऐसी कौन सी शय थी? सुवांची के डोम में मेरे पास एक डायमंड रिंग पड़ी है, वो बहुत कीमती है। कीमती चीज़ नहीं, महबूब चीज़ कुर्बान करो। ज़रूरी नहीं है कि तुम्हारी महबूब चीज़ कीमती भी हो। मुस्कुरा कर बोली। और मैं बताऊं कि तुम्हारी महबूब तरीन शय क्या है? क्या? तुम्हारी अना। तुम मुझसे कुर्बान कर दो, मगर किसके लिए? वो ज़रा हैरत से बोली। अपने चचा की किसी बेटी के लिए। तुम्हारी कोई चचा और उनके बेटियां हैं? भैया ने धीरे से स्वाद में सर हिलाया। तुम उनके लिए वो करो जो तुम कभी नहीं करती। सबसे मुश्किल कुर्बानी देना चचा के बच्चों के लिए होता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुकाबला उनसे रहता है और सबसे ज़्यादा नाकदरे भी वही होते हैं। मैं उनके लिए क्या करूं? मैं उनसे कभी ज्यादती नहीं करती, बस मैं उनके तंज के जवाब में जुबान पे आए तंज को रोक नहीं पाती। हया, ये जो छोटे छोटे तंज और ताने होते हैं ना, इनसे बचा करो। मक्का में चंद बड़े बड़े सरदार थे जो यूं ही छोटे छोटे तंज कर जाते थे। फिर क्या हुआ? वो बदर से पहले छोटी छोटी तकलीफों से मर गए। कोई हराश से मरा तो कोई छोटे से फोड़े से। तुम अपनी कसम के लिए अपनी अना की सर्प को भूल जाओ। मैं कोशिश करूंगी। वैसे आयशे, वो जरा सा मुस्कुराई, तुम बहुत प्यारी हो। जवाबन आयशे धीरे से हंसी। तुम भी बहुत प्यारी हो आया, और मैं भी बहुत प्यारी हूँ। बहारे ने बंद आंखों से कहा तो वो दोनों चौंक कर उसे देखने लगी। गंदी बच्ची, तुम जाग रही थी, चलो सो जाओ, सुबह काम पर भी जाना है। आयशा ने बहारे को मसनूई हफ्की से डांटते हाथ बढ़ाकर टेबल लैंप ऑफ किया। सब रोशनी गायब हो गई, कमरा तारीकी में डूब गया। सुबह सवेरे किचन से बातों की आवाज़ें आ रही थीं। वो खोले बाल उंगलियों से समेटकर चूड़े में लपेटती चौखट तक आई। आयशे कुर्सी पे बैठी थी और अपने आगे खड़ी बहारी की बाल बना रही थी। आज घर के काम थे, सो जंगल नहीं जाना था।
तो बाहर जतेसी गली में बच्चों के साथ खेलने जा रही थी। अब बहारे को अकेली जाएगी तो अच्छी लड़की बनकर जाएगी, ठीक है ना? आयशा नरमी से तायद जाती उसकी चोटी खूंद रही थी। ठीक। बहारे ने अस्वाद में सर हिला दिया। और अच्छी लड़कियां जब बाजार से गुजरती हैं तो नसें झुका कर गुजरती हैं। ऐसे अगर ठोकर लग जाए तो? आयशा ने धीरे से मुस्कुराते हुए चोटी की आखिरी पल एक दूसरे में खूंदे। जो लड़की अल्लाह की बात मानती है उससे अल्लाह ठोकर लगने नहीं देता, और जो नहीं मानती उससे लगने देता है। उससे पोनी बांध कर निचले बालों को ब्रश किया, फिर शानों से थाम कर बहारे का रुख अपनी जानिब किया। और अच्छी लड़कियां जब बाहर निकलती हैं तो कैसे चलती हैं? बहारे की पेशानी के बाल नरमी से संवारते हुए उससे रोज का दोहराया जाने वाला सबक फिर से पूछा। वो उन दो लड़कियों की तरह चलती हैं जो कुएं पे मूसा अलैहिस्सलाम के पास आई थीं। और वो दो लड़कियां कैसे चल रही थीं? उससे बहारे की पूरी घुंघराली लट कान के पीछे उड़सी, हया के साथ। और उमर बिन हत्ताब रज़ी अल्लाह ताला ने क्या कहा था? हया वाली लड़कियां कैसी होती हैं? वो हर जगह नहीं चली जाती, हर बात नहीं कर लेती, हर किसी से नहीं मिल लेती। बहारे उंगलियों पे तीनों नकात जल्दी जल्दी दोहराए, जैसे उसे भागने की जल्दी हो। और याद रखना कि जब तुम में हया ना रहे तो फिर जो जी चाहे करना। बस ज़ाहिर नरमी से कहते आयशे की आंखों में वो तंबी उभरी जो बहारे को सीधा रखती थी। बहारे ने इस बात में सर हिलाया और आगे बढ़कर बारी बारी आयशे के दोनों रुखसार चूमे। आयशे गुल, बहारे गुल तुमसे बहुत प्यार करती है। वो भागकर दरवाजे में आई तो हया उससे मिलने के लिए झुकी। उसे उसी तरह हया के दोनों गाल चूमे। हया सुलेमान, बहारे गुल तुमसे बहुत प्यार करती है, कहकर वो बाहर भाग गई। तुम बहुत मेहनत करती हो इसकी सेहत साजी के लिए। वो आगे चली आई। वो जब बेदार होती थी तो वो दोनों बहनें हलीमा आंटी के घर से कुरान पढ़कर आ चुकी होती थी। करनी पड़ती है। छोटी लड़कियां तो नरम टहनी की तरह होती हैं, जहां मोड़ो मुड़ जाएंगी। अगर वक्त गुजरने के बाद साथ टहनी रंग बदल ले, सूख भी जाए, तो भी उसका रूह वही रहता है। मगर जो बड़ी लड़कियां होती हैं ना, वो कांच की तरह होती हैं। उससे मरोड़ो तो मुड़ता नहीं है, जबरदस्ती करो तो टूट जाता है। कांच को तराशना पड़ता है, और जब तक उसकी किरचियाँ नहीं टूटती और अपने हाथ जख्मी नहीं होते, वो मर्जी के मुताबिक नहीं ढलता। सही कह रही हो। उसे इस बात में सर हिलाया। अच्छा, फ़ोन किधर है? मेरा क्रेडिट ख़त्म है, पाकिस्तान फ़ोन करना था। ओह सॉरी, ये पड़ा है। अब्दुल रहमान का फ़ोन आया था तो मैंने इधर ही रख दिया। और ये तुम्हारी चाय। उससे कॉर्डलेस फ़ोन और हया के नाश्ते का वाहिद जस्ट चाय उसके सामने रखी। क्या कह रहा था वो? बेख्तियार ही वो पूछ उठी। हालांकि उसे भाषा में कोई दिलचस्पी ना थी, बस कुछ पेपर्स का पूछ रहा था। उसी कमरे में रखे थे। बहारें तो खुश हुई होगी उससे बात करके। नाश्ते के बर्तन समेटती आयशे के हाथ जरा सुस्त पड़े। एक आर सुर्खी उसके चेहरे पे बिखर गई। तुम बहारे को मत बताना, मैंने भी उसे नहीं बताया। वो उससे बात करने के लिए फ़ोन नहीं करता, अपने काम के लिए करता है बस। वो उदासी से सर झटक कर काम करने लगी। आया खामोशी से फ़ोन और चाय का कप लिए बाहर आ गई। घास पे शबनम के कतरों की चादर चढ़ी थी। बाहर के फूल हर सू खुशबू बिखेरे हुए थे। वो घास पे बैठकर चाय की खून पर थी। ताया फुरकान का नंबर डायल करने लगी। फ़ोन इरम ने ही उठाया। सलाम दुआ और रस्मी से हाल अहवाल के बाद वो बहुत चुपते हुए लहजे में बोली, तुम्हें आज कैसे ख्याल आ गया फ़ोन करने का? आम दिनों में हया को इस फिक्रे से ज़्यादा तब किसी शय से नहीं जड़ती थी। इंसान जब किसी को फ़ोन करे, चाहे साल बाद ही सही, तो वो अगले का ख्याल करके ही फ़ोन करता है। उस पे किसी से गिले से बात का आगाज़ करना मुखातिब को ये कहने के बराबर है कि आइंदा ये ख्याल करने की ज़रूरत भी नहीं है। मगर उससे अब ज़िंदगी में इतनी तकलीफ़ सह ली थी कि उसे महसूस नहीं हुआ, या फिर वो खुद ही नज़रअंदाज कर गई। ठीक कह रही हूँ, मैं भी बस मसरूफ़ियत के बाइस कर ही नहीं पाती। तुम सुनाओ कैसी हो? और हाँ, मंगनी की बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। इरम का लहजा हादसा रुका था। चंद छोटी छोटी नर्म सी बातें करके और इरम की छोटी छोटी तुन बातों को नज़रअंदाज करके उससे फ़ोन रखा तो उसका दिल पहले से बहुत हल्का था। उस रोज़ शाम में आयशा और बहारी जब अपने जानने वालों में किसी की फोतगी पर गई थी तो अया ने घर ठहरना ज़्यादा मुनासिब समझा। मगर अब तन्हाई काट खाने को दौड़ रही थी। वो सारा दिन इकट्ठी होती थी, फिर रात को होटल ग्रैंड के गार्ड्स गेट पे और दो गार्ड्स जतेसी के सिरे पे आकर पहरा देते थे तो एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास घेरे रहता था।
अलबत्ता अब वो बहुत तन्हाई महसूस कर रही थी। पहले तो वो ऊपर स्टडी रूम में आ गई, जहाँ उसकी तस्वीर दीवारों पे आवेज़ा थी। उसे यूँ अपनी तस्वीर इधर देखकर हमेशा बहुत कोफ्त होती थी। वो मेट्रो स्टेशन की सीढ़ियों के धाने पे ज़रा सी लड़खड़ाई थी। टूटी सुर्ख जूती पाँव से लटक रही थी। वो अपनी सुनहरी सिक्कों वाली फ्रॉक में पाशा की स्याहकार से निकल रही थी। और भी तुर्की और पाकिस्तान की बहुत सी तस्वीर पाशा के बंदे हर पल उसका ताक़ुब करते थे। उसे यकीन था वो बेदिली से बाहर आ गई। उसको ब्लैकमेल करने के लिए उससे बहुत सा सामान इकट्ठा कर रहा था। मगर कोई कमजोरी तो पाशा की भी होगी। कुछ सोचकर उससे गर्दन उठाकर ऊपर देखा। गोल चक्कर खाता लकड़ी का सीना तीसरी मंजिल तक जाता था। वहाँ पाशा का कमरा था। बाहर बात बेबात जिक्र करती राहदारी का आखिरी कमरा। वो उधर गई तो नहीं थी, मगर जाने में हर्ष भी ना था। उसे उस घर के बारे में जितना पता होता उतना अच्छा था। वो नंगे पाँव सीने चढ़ती ऊपर आई। चाबियों का गुच्छा उससे आयशे की दराज से निकाल लिया था। आखिरी कमरे का दरवाज़ा बंद था। उससे एक-एक करके चाबियाँ लगानी शुरू की। चौथी चाबी पे लॉक खुल गया। उसे धीरे से दरवाज़ा धकेला। वो बहुत शहाना तर्ज का बेडरूम था। ऊंची छत, झिलमिलाता फानूस, दीवार की खिड़की के हल्के सुरमाई मखमलीन पर्दे, कालीन भी सुरमाई। सारा कमरा गहरी नीली और सुरमाई शेड्स में रास्ता किया गया था। कमरे में परफ्यूम की खुशबू फैली थी। खुशबू परफ्यूम के बेहद कीमती होने की चुगली खा रही थी। उससे ड्रेसिंग टेबल पर रखे नाजुक शीशियों को देखा। एक से एक महंगा परफ्यूम इधर रखा था। वो इधर उधर कमरे में टहलती, हर शय का जायजा लेते हुए अलमारियों की तरफ आई। एक एक करके उससे पांचों पट खोलने की कोशिश की। पहले चार लॉक थे, आखिरी खुला था। उससे पट खोला तो अंदर बहुत से कीमती नफीस थ्री पीस सूट हैंग्स कर्ज में लटके थे। निचले खाने में एक ब्रीफ केस रखा था। उससे एहतियात से ब्रीफ केस उठाया और बेड पे आ बैठी। ब्रीफ केस लॉक नहीं था। आया ने उसे खोला। अंदर चंद फाइल्स रखी थी। ऊपर एक नोट पैड पे स्याह रोशनाई से तुर्की में कुछ नाम फेरिस की सूरत में लिखे थे। वो फेरिस उठाकर पढ़ने लगी। तभी ब्रीफ केस में से बीप की आवाज़ आने लगी। वो चौंकी, अंदर कुछ बच रहा था। उससे घबराकर जल्दी से कागज़ अंदर डाला तो अंगूठे पे एक हुर्फ की स्याह रोशनाई लग गई। बहुत जल्दी से ब्रीफ केस को वापस रखकर बिस्तर की चादर की शिकन दुरुस्त करती वो बाहर निकल आई। कमरा लॉक करके जब वो सीने उतर रही थी तो लॉन्च का फ़ोन बज रहा था। वो तकरीबन भागती हुई नीचे आई और फ़ोन उठाया। हेलो। जवाबन लम्हे भर को खामोशी छाई रही। फिर एयरपीस में से अब्दुल रहमान पाशा की आवाज़ गूंजी। आयशे किधर है? वो दोनों किसी के घर गई हैं। वो जरा संभल कर बोली। आप क्यों पूछ रहे हैं? चंद लम्हे के लिए वो खामोश रहा। फिर बोला तो उसकी आवाज़ बेहद सर्द थी। आइंदा अगर आप मेरे रूम में गई या मेरे ब्रीफकेस को खोलने की कोशिश की तो अपने पैरों पे घर नहीं जा सकेंगी, समझी? बहुत जब से बोला था। हया के कदमों तले से ज़मीन से रख गई। उससे घबरा कर रिसीवर कर डायल पे डाल दिया। फिर अंगूठे पे लगे स्याही के धब्बे को कपड़े से रगड़ कर गोया सबूत मिटाने की कोशिश की। अब्दुल रहमान को कैसे इल्म हुआ? उसका दिमाग कुछ भी समझने से कासिर था। अलबत्ता उसके अंदर कोई उसे कह रहा था कि उसे अब यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन कसर बयू का था और उन बहनों की कशिश वो अजीब मुहम्से में पड़ गई। ये अदा चाय के खेत हैं। अगले रोज आयशे ने उसे अपनी एक अजीज़ा कुबरा खानम का लहलहाता हुआ खेत दिखाते हुए बताया था। अदा चाय क्या होती है? उससे उस पौधे की तुर्की नाम का मतलब पूछा। अदा यानी जजीरा और चाय यानी टी। ओह अच्छा, हम भी टी को चाय ही कहते हैं। वो धीरे से हंसी। कुबरा खानम एक मोमर हाथून थी। उनकी फसल तैयार थी, मगर उनके पास कोई हेल्पर ना था जो उनके साथ फसल चुनता। सो आयशे के कहने पर हया ने लकड़ियां काटने के बजाय कुबरा खानम के साथ अदा चाय के पत्ते चुनने शुरू कर दिए। चमकते सूरज और ठंडी हवा के इम्तजाज में काम करना मुशक्कत तलब था, मगर वो इस फितरत के करीब माहौल में खुश थी। कुबरा खानम से वो छोटी छोटी बातें पूछती रही थी और जो बातें वो अब्दुल रहमान की पाशा के बारे में कर जाती उन्हें ज़हन में महफूज कर दी जाती। उसे होटल ग्रैंड के मामलात में दिलचस्पी होने लगी थी। वो अब तनहा कहीं आती जाती नहीं थी, वरना कई दफ़ा उसका जी होटल ग्रैंड का चक्कर लगाने को चाहा था। वापस जाने का इरादा उससे फ़िलहाल मुलतवी कर दिया था। उसकी छठी हिस्स कहती थी कि बयूक अदा में कुछ है, कुछ ऐसा जो उससे अगर मालूम हो गया तो उसके पास एक कीमती हथियार आ जाएगा जो मुस्तकबिल में उसके काम आ सकता है।
शाम में वो तीनों साहिल के किनारे चटाई पर बैठी थी। आयशे को आज 2 सेब मिले थे, सो वो उन्हें खोल रही थी। हया अब बड़े सेब नहीं चुनती थी, बल्कि बादाम के साइज के सेबों के खाली होल रेत से उठा लेती और अब उन थी के ढेर को लिए वो एक माला में परो रही थी। साथ ही बहारें अपने पजल बॉक्स के स्लाइड्स को ऊपर नीचे कर रही थी। हया, मैं इसे कभी नहीं खोल पाऊंगी। उसका लहजा मायूसकिन था। हया ने नन्हे खोल को सुई में परोते सर उठाकर उसका उदास चेहरा देखा, फिर गर्दन आगे झुकाकर उस पर लिखी नज़म को पढ़ा। ये बहुत आसान है बहारे, ठहरो, मैं तुम्हें एक हिंट देती हूँ। उसे दोबारा से वो नज़म पढ़ी, फिर समझ कर बोली, ये एक सफ़ेद छोटी सी आंख है जो चांदी के संदूक में बंद होती है और वो संदूक नमकीन गहराई में रखा होता है। बहारे, वो कौन सी गहराई है जो नमकीन होती है? बहारे जो उदास नजरों से पजल बॉक्स को देख रही थी एकदम चौंकी।